हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो समझ लीजिए आपके फिजिक्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये वीडियो, क्योंकि 10 ऐसे टॉपिक मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से जो आपके मॉडल पेपर थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनसे मैं इन 10 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्योंकि देखिए आपको सिलेबस पढ़ने के साथ साथ वो सभी टॉपिक्स भी जानना होगा जो हमेशा आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो 10 टॉपिक कौन कौन से होंगे। सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आप देखिए इसमें से बहुत सारे टॉपिक, पूरा लिस्ट है, यही 10 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी आंसर के साथ। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा है वैद्युत विभव, चौथा है समविभव पृष्ठ, पांचवा है संधारित्र की धारिता, छठवां है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सातवां टॉपिक है किरचॉफ का नियम, आठवां है लॉरेंज बल, नौवां है दिक्पात कोण और लास्ट हमारा है नति कोण। ठीक है, लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये ऐसे 10 टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, किसी ना किसी रूप में तो आएंगे ही। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत अलग दिया जाए। ठीक है, अब इसमें से पहले आप लोग ये कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इन 10 टॉपिक में से कितने टॉपिक आपको पता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तब भी आपको देखना है, क्योंकि मैं कुछ यूनिक तरीके से आपको बताऊंगा। और कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं केमिस्ट्री का भी लेकर आऊं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो टाइम से मिलते रहे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से समझना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। टॉपिक तो मैंने बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन कैसे आता है ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। हेडिंग ऐसे डालिएगा, ये जूल है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, डेफिनेशन समझिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। अब देखिए इसको आपको याद करना होगा, कोई ट्रिक नहीं है, सुबह उठिए याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, क्योंकि जूल जो है बड़ा मात्रक है ऊर्जा का, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा मात्रक है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। अब आपसे कहा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 EV। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जूल में जो इसकी वैल्यू होती है वो मैं लिख देता हूं यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी के बराबर है, लेकिन यहां पर तो जूल में व्यक्त करना, ये जूल में है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कितना लिखते हैं हम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आएगा, आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए जब भी बैठिए और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ
आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों का दिमाग कॉपी और पेन और आपके बोर्ड पर होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो पहले तो हम एक प्यारा से हेडिंग डालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इंग्लिश भी साथ में पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, मान लीजिए कोई अल्पधन परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा मैं इस प्रकार से बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें कोई आवेश रखा है, मान लीजिए ये आपका आवेश है Q0, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में रखा है। अब इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है और इस परीक्षण आवेश के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए फिर से एक बार, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से, ठीक है। ई वेक्टर भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ई वेक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो एफ वेक्टर होगा, ठीक है, एफ वेक्टर रूप में मैं लिख रहा हूं, अपान जो परीक्षण आवेश है इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल, देखिए इस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक तो आप निकाल ही सकते हैं, देखिए मात्रक, ठीक है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए F क्या है, F है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र और इसका मात्रक समझ में आ गया, ठीक है, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक है, एक एक टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, आपको एक एक टॉपिक नोट करते हुए चलना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। अभी जो हमने दो क्वेश्चन देखे वो आपके फर्स्ट चैप्टर से थे, अब जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है ये हमारे सेकेंड चैप्टर का है, जो है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको समझिए ध्यान से। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो V होता है वो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो परीक्षण आवेश प्लस Q आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से देखते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, किससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, V से। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी कि इसी के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। ये देखिए ये आपका विद्युत विभव हो गया, V इक्वल टू W/Q0। देखिए क्या कहा गया है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य, ठीक है। देखिए परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक तो आप लोग बता ही सकते हैं, साइड में मैं लिख देता हूं मात्रक,
ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, मात्रक हो जाएगा W है कार्य, कार्य का मात्रक होगा जूल, ठीक है, और प्रति Q है आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, जूल प्रति कूलाम। या इसका मात्रक एक और होता है, उसे बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट, ठीक है। ये भी विद्युत विभव का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बीमा भी बतानी है, देखिए बीमा, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम बीमा, ठीक है। अब बीमा क्या होगी, बीमा आप लोगों को निकालना है, तो इसकी बीमा मैं डायरेक्टली पहले बता दूं, इसकी बीमा होती है ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, ठीक है। ये बीमा होती है विद्युत विभव की। अब आप लोग कहेंगे सर डायरेक्टली आपने बता दिया, कैसे निकाले? तो देखिए W की बीमा आप रख दीजिए, W की बीमा होती है ml2 t के पावर -2, ठीक है। और Q है, Q की बीमा होगी AT, क्योंकि Q = IT होता है। इसी को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो हमारी बीमा आ जाएगी, कितने स्टूडेंट, हमारी बीमा आ जाएगी ml2 t के पावर -3 a के पावर -1। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो a जो है ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर -1 हो जाएगा, t माइनस में होगा तो इससे जुड़ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बीमा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है ये डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये होता क्या है, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ। समविभव का मतलब जिसका पोटेंशियल समान हो, इक्वल हो, यानी कि जिसका विभव समान हो, सिंपल सा है। तो इसका डेफिनेशन भी वैसे ही होगा। देखिए क्या कहा गया है डेफिनेशन में, पृष्ठ वह पृष्ठ, ठीक है, किसी, या यहां से देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव का मतलब विद्युत विभव बराबर हो, सम का मतलब समान या बराबर, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, अब इस पर जितने भी बिंदु हैं सब पर विभव अगर बराबर है, ठीक है, v जो है, जो विभव है वो बराबर है सब पर, तो ये क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यानी कि समविभव पृष्ठ होगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, 4th नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक एक टॉपिक ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये भी 2nd चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर, ठीक है, यानी कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखिए संधारित्र की धारिता का पहले डेफिनेशन समझिए। किसी संधारित्र की धारिता, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, मैंने आपको बताया था, एक ये तो एक ये, ठीक है। तो किसी संधारित्र की धारिता जो है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए इसको हम आवेश देते हैं, एक प्लेट को दिए गए आवेश Q, ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है इसी के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इन्हीं दोनों के अनुपात के बराबर होता है संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे करेंगे इसको, तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे C से, किससे, C से डिनोट करते हैं। C = क्या होगा, किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, इसी के बराबर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है, ये हो गया संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। अब इसका मात्रक भी यहीं पर हम जान लेते हैं, हेडिंग डालेंगे मात्रक, ठीक है। अब मात्रक तो आपको पता चल ही गया होगा क्या होगा, देखिए मात्रक क्या होगा, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। V क्या है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लिख सकते हैं फैरड। वैद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैरड भी होता है। तो इसके 2 यूनिट्स होंगे, सबसे पहला कूलाम प्रति वोल्ट एंड सेकंड वन इज फैरड, ठीक है। दोनों यूनिट हैं किसके, वैद्युत धारिता के। जैसे हमारे विभवांतर के 2 यूनिट थे, जूल प्रति कूलाम एंड वोल्ट, वैसे ही हमारे कैपेसिटर्स के भी, यानी कि कैपेसिटेंस का भी 2 फॉर्मूला, 2 यूनिट होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, टॉपिक नंबर 6। अब ये भी एक डेफिनेशन टाइप का है, इसको भी आपको समझना है कि क्या
होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो देखिए क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। दो तीन टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, या फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, दो तीन तरह से आ सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर सेल, इसको सा कर दीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए जब किसी सेल, यहां पर सा कर दीजिएगा, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा जो है वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जब किसी सेल की प्लेट को, जो सेल की प्लेटें होती हैं उनको अगर हम तार द्वारा जोड़ दें तो तार में विद्युत धारा जो है वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। ठीक है, तथा सेल के भीतर, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, क्या कहा गया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध में, कि जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, हम सेल की जब प्लेटों को किसी तार द्वारा जोड़ देंगे तो तार में जो विद्युत धारा होती है वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, लेकिन जो सेल के भीतर जो विद्युत अपघट्य है उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के अंदर जो है विद्युत धारा के प्रवाह में, यानी कि धारा के प्रवाह में जो घोल के द्वारा, जो सेल के अंदर घोल होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होता है उसी को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा अजीब है तो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये टॉपिक। ठीक है, ये वीवीआई है तो इसको आप पढ़कर जाइएगा। हो गया, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 4th चैप्टर का, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का धारा नियम, देखिए इसको धारा कर दीजिएगा। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, यानी कि फर्स्ट नियम है, उसी को हम बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम। तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस सिंपल सा आपका ये नियम है। ठीक है, यानी कि किरचॉफ का जो धारा नियम है बहुत ही सिंपल है, 2 लाइनर है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, यानी कि धारा का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, ये कितना होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब जो भी धारा जिधर से आएगी, ठीक है, उसका अगर निगेटिव है वैल्यू तो निगेटिव लेंगे और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो पूरी जो है किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग है ये 0 होता है। ठीक है, इसको मैंने डीपली भी ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आखिर किरचॉफ का नियम है क्या। ठीक है, तो वो अलग से मैंने आपको पढ़ाया, या चैप्टर में आप जाकर इसको और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं, बट यहां पर इतना ही समझिए कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, टॉपिक नंबर 8। ठीक है, 8 में क्या है कि लॉरेंज बल क्या होता है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है या मोशन करता है तो वहां पर वैद्युत बल कार्य करता है, बट यहां पर डिफरेंट है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब वो गति करता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, या लॉरेंज बल। तो देखिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की यहां पर बात की जा रही है, अगर वैद्युत क्षेत्र होता तो वहां पर वैद्युत बल लगता, बट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक जो है लॉरेंज बल लगेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, कि यदि कोई आवेश q v वेग से, कोई आवेश q है वो v वेग से, ठीक है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि लॉरेंज बल क्या
होता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आवेश है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है। तो देखिए यदि कोई आवेश q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा, यहां पर इसको थीटा कर दीजिएगा, ठीक है, थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो होगा वो क्या होगा? तो लॉरेंज बल को हम लोग डिनोट करते हैं F से। F इक्वल टू हो जाएगा QVV साइन थीटा, QVB साइन थीटा, ये हो जाएगा लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई आवेश Q V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बना पर गति करे तो फॉर्मूला होगा लॉरेंज बल का F इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री पर गति कर रहा है तो केवल QVB होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो केवल F इक्वल टू QVB होगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है लॉरेंज फोर्स का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने छोटे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, टॉपिक नंबर 9। अब ये हमारे 5th चैप्टर का क्वेश्चन है चुंबकत्व एवं द्रव्य का। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं? इसको डायरेक्टली आप लोग समझ लीजिए कि दिक्पात कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये सब आते हैं इसमें, दिक्पात कोण, नति कोण, ठीक है। तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, दिक्पात कोण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को, ठीक है, उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसको ये अड़ा है, ठीक है, इसको दिक्पात कोण कहते हैं। यानी कि क्या कहा गया है, आप ऐसे भी सिंपल डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। ये इतना ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इतना आप लोग थोड़ा इजीली मैंने बताया, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए अल्फा कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जब भी दिक्पात कोण आएगा तो आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा कि दिक्पात कोण होता क्या है, ठीक है। तो अगर सिंपल हम समझे तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, नति कोण से आप क्या समझते हैं? यानी कि नति कोण क्या होता है? इसको हम नमन कोण भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए नति कोण आता है तो उसी को हम नमन कोण भी बोलते हैं, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी, कोई खास चीजें इसमें से नहीं आती, क्योंकि इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ही नहीं ज्यादा, ठीक है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। देखिए क्या है, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण ऐसा कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं BE। VE का मतलब क्या होगा? E का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, ठीक है। B क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां पर इसका मतलब होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE, ठीक है। तो ये BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। तो बहुत ही सिंपल सा आपका आंसर है कि नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा एंड क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा एंड क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यही थे आपके 10 ऐसे टॉपिक्स, ठीक है, जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये 10 टॉपिक तो आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने जो 10 टॉपिक्स बताए, इनमें से कितने टॉपिक्स आपको पता थे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।